हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपका जो एईसी है हिंदी, आपका सेकेंड हिंदी बी जनसंचार एंड रचनात्मक लेखन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर अटैच किया है पिछली बारी का। आप देख सकते हैं आपका पेपर 2 घंटे का होगा, 60 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। और यहाँ पे आपको निर्देश दिए हुए हैं, क्योंकि पेपर हिंदी का ही है तो पूरा पेपर हिंदी में ही आया है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न लिखा है, सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं और इंटरनल चॉइस आपकी आएगी। देखो 15-15 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फिर इसके अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, देन दूसरा क्वेश्चन है उसके अथवा में, और ऐसे ही आपको 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मैंने इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इससे आएंगे वो निकाले और वही मैं आपको इसमें कवर कराने वाली हूँ। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रचनात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी 2 यूनिट है इसके अंदर। आपकी जो पहली यूनिट है उससे आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, मतलब आपको उसका मतलब समझना है, जैसे रचनात्मक लेखन क्या है, जनसंचार वगैरह समझना है। जो आपकी सेकेंड यूनिट है ना, उससे आपको ना चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पे आएंगी। जैसे एडवर्टाइजिंग बनाने को आ गया, विज्ञापन है ना, तो वो बनाने को आ सकता है। और यात्रा वृत्तांत लिखने को आ सकता है। ऐसा नहीं आएगा कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है उसे एक्सप्लेन कर दो। सेकंड यूनिट से ऐसा कुछ नहीं आना, प्रैक्टिकल आना है, तो उस हिसाब से ही प्रिपेयर करके जाना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं। रचनात्मक लेखन से मेरा मतलब है कि लिखना प्रक्रिया जिसमें लेखक अपनी कल्पना, भाव, अनुभव को स्वतंत्रता एवं मौलिक रूप से अभिव्यक्त करता है। मतलब रचनात्मक लेखन का मतलब होता है कि आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लिख रहे हो, आप लेखक हो, आप कुछ ऐसा लिख रहे हो जिसमें आप अपनी भावनाएं बता रहे हो, या आप अपनी कल्पना लिख रहे हो, या आपने कुछ एक्चुअल में देखा है वो आप लिख रहे हो। आप इतने अच्छे तरीके से लिख रहे हो, इतने क्रिएटिव तरीके से लिख रहे हो ना, कि जो लोग हैं उसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है और वो समझ रहे हैं, उससे रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ। इसमें विचारों के नए और अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब अब देखो यार, ये ऑलरेडी हिंदी में है, जो मेरे को हार्ड लगेगा हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, उनका इंग्लिश मीनिंग बता दूंगी या कोई और इजी वर्ड। बट हिंदी को मैं हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप खुद समझ सकते हैं। तो प्लीज़ अब ये कमेंट मत करना कि समझाया नहीं, रीड कर दिया बस, ठीक है। अब रचनात्मक लेखन के कुछ मुख्य पहलू हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कल्पना और नवीनता। मतलब आप इसमें अपनी कल्पना को लेके, मतलब सोच को लेके, इमेजिनेशन को लेके चीज़ें लिखते हो। और नवीनता मतलब कोई नई चीज़ लिखते हो। इसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करता है और कुछ नया, अद्भुत और अलग प्रस्तुत करता है। देन भावनात्मक अभिव्यक्ति। भावनात्मक अभिव्यक्ति मतलब यहाँ पे लेखक अपनी भावनाओं, विचार और अभिभावों, अभिभावों मतलब जो उसके विचार हैं वही, उनको बड़ी खूबसूरती से व्यक्त करता है। व्यक्त करता है मतलब बताता है। स्वतंत्रता। रचनात्मक लेखन में नियम कायदों की तुलना में स्वतंत्रता ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब इसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल आपको वैसा ही चीज़ लिखना है। आपको मतलब आपको फ्रीडम ज़्यादा होती है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं, किस तरीके से अपने विचार रखना चाहते हैं। लेखक अपनी शैली और विचारधारा के अनुसार इसमें लिखता है। देन विषयों की विविधता। अब रचनात्मक लेखन में कई सारी चीज़ इसके अंदर आती है, इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है, जैसे कहानी, कविता, नाटक, निबंध, लघु कथा, उपन्यास, व्यंग आदि रचनात्मक लेखन के उदाहरण हैं। देन पाठक को प्रभावित करना। अब आप कुछ भी स्टोरी लिख रहे हो या आप कुछ भी स्टोरी बता रहे हो, तो आपका एम यही रहता है ना कि जो सामने वाला इंसान है वो आपकी स्टोरी से इम्प्रेस्ड हो, उसे बहुत क्रिएटिव लगे, इंटरेस्टिंग फील करे। तो वही है, पाठक को प्रभावित करना। इसका उद्देश्य पाठक को सोचना, महसूस करने और प्रेरित करने से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रचनात्मक लेखन के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। तो रचनात्मक लेखन के कई सारे रूप है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें ये बहुत सारे रूप हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सारे याद करके जाना, बट आपने देख लिया है कि 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो आप उस हिसाब से देख लेना कि आपको कितने पेपर लिखने हैं और कितना आपको याद करके जाना है। तो सबसे पहले आती है कहानी। कहानी मतलब शॉर्ट स्टोरी या कोई भी फिक्शन। ये काल्पनिक मतलब फिक्शन भी हो सकती है, वास्तविक एक्चुअल घटनाओं पर आधारित भी हो सकती है। इसे संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा करके। तो एक कल्पना या वास्तविक घटनाओं को संक्षिप्त रूप में लिखना, जिसमें पात्र होते हैं, पात्र मतलब कैरेक्टर, और समस्याएं और समाधान मतलब समस्या, प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस इसमें बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रेम कहानी, रोमांटिक कहानी, सामाजिक मुद्दे पर आधारित कहानी। देन आती है कविता, पोएट्री।
तो इसमें क्या होता है कि भाव और कल्पनाओं का संगीतमय और लयमत्मक रूप होता है। मतलब आपकी जो भावनाएं हैं या आप जो इमेजिन कर रहे हो उसको आप एक टोन में लिखते हो, मतलब एक लय में लिख देते हो, जिससे लोग जो है उसे पढ़ के खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसमें छंद, मात्रा, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। छंद मतलब होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ का अलंकार, अलंकार आपने व्याकरण में पढ़ा होगा। आई एम अज्यूमिंग कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी 10th तक पढ़ के आए हो, तो छंद वगैरह आपको पता होगा। उदाहरण के लिए जैसे मुक्ति गीत, मुक्त गीत, दोहा, शायरी। फिर थर्ड आता है नाटक। नाटक मतलब ड्रामा या प्ले। यहाँ पे संवाद होता है, संवाद मतलब डायलॉग, बातचीत होती है, और क्रियाओं के माध्यम से प्रस्तुत की गई कहानी। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डायलॉग बातचीत करके दिखाते हैं और एक्ट करके दिखाते हैं और किसी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे मंच पर दिखाया जाता है। नाटक में पात्रों में संवाद एवं उनकी भावनाएं मुख्य होती हैं। देन उपन्यास। उपन्यास क्या होता है? देखो, उपन्यास होता तो कहानी जैसा ही है, बट आपको पता है नॉवेल्स, नॉवेल्स मतलब ये बहुत डिटेल में होता है, इस जिसमें कई पात्र, कई घटनाएं और कई विषय होते हैं। ये एक लंबे समय तक पढ़ने वाला साहित्य है। देन निबंध। निबंध मतलब ऐसे किसी भी विषय पर लेखक के विचार और अनुभवों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। मतलब कोई भी एक टॉपिक दे दिया, उस पे जो लेखक है उसकी जो सोच है, समझ है, उसके हिसाब से उसके बारे में चीज़ें लिखता है। हिंदी में आपने बहुत निबंध लिखे होंगे 8th-9th क्लास में, वही इसमें बताना है। ये तर्कपूर्ण, आलोचनात्मक और वर्णनात्मक होता है। मतलब तर्कपूर्ण मतलब यहाँ फैक्ट लिखे जाते हैं, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। देन व्यंग। व्यंग का मतलब होता है समाज की गलतियाँ या विसंगतियों को मजाकिया और कटाक्षपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना। व्यंग का मतलब क्या होता है? व्यंग मतलब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है? तो कोई भी गलती है समाज की, या फिर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि गलत चीज़ है, तो आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, कटाक्षपूर्ण ढंग से आप उसे प्रस्तुत कर रहे हो। इसका उद्देश्य समाज सुधार और जागरूकता लाना होता है। देन लघुता। लघु कथा। लघु कथा क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही छोटी सी स्टोरी, बहुत छोटी लेकिन प्रभावशाली कहानी, जिसमें सीमित शब्दों की में गहरी बात कह दी जाए। मतलब बहुत छोटी होती है, छोटा सा कुछ होगा, लेकिन सीमित शब्दों में बहुत ही ऐसे डीप डीप बात कर दी जाती है। देन पत्र, राइटिंग लेटर। मतलब यहाँ पे आप व्यक्तिगत या औपचारिक भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब एक तो व्यक्तिगत हो गया, मतलब अनौपचारिक पत्र आप लिख रहे हो, अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हो। दूसरा हो गया औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब होता है कि जैसे आप बहुत ही फॉर्मल, औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो किसी को, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को लिखोगे, तो यहाँ पे आप अपनी भावनाएं, विचार लिखते हो, ठीक है, या कोई सूचना लिखते हो और उसको आप लिखित रूप में व्यक्त करते हो। देन डायरी लेखन। डायरी लेखन तो आपको समझ आ ही रहा होगा, डायरी राइटिंग। इसमें क्या होता है? आप अपनी दिनचर्या को दैनिक रूप से लिखते हो कि आज मैंने ये किया, आज मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, ये सब इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है जनसंचार माध्यमों के प्रसार में हिंदी भाषा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये जो जनसंचार माध्यम है, जनसंचार माध्यम मतलब जैसे रेडियो, टेलीविज़न वगैरह जो है, उसमें हिंदी भाषा का क्या रोल है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला पॉइंट, सबसे व्यापक भाषाओं के रूप में हिंदी। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। लगभग 40% से अधिक लोग इसे मातृभाषा या अन्य भाषाओं के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब इसमें तो कुछ समझाने जैसा है नहीं, समझ आ ही गया होगा। जनसंचार के माध्यम से उद्देश्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी का उपयोग अत्यंत प्रभावी साबित होता है। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, यहाँ पे दे भी रखा है कि 40% पीपल जो है वो हिंदी का यूज़ करते हैं, तो अगर हम हिंदी का यूज़ जनसंचार में यूज़ करें, मतलब रेडियो टेलीविज़न में यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात जो है वो पहुँचा पाते हैं, इसमें ये कहा गया है। देन आता है टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों में हिंदी का प्रभाव। भारत में अधिकांश टेलीविज़न चैनल, रेडियो स्टेशन और समाचार पत्र हिंदी में उपलब्ध हैं। न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, ये जो अमर उजाला वगैरह आता है, ये हिंदी में ही आता है। टेलीविज़न पे ऐड भी मोस्टली हिंदी में ही चलते हैं, तो हिंदी में ही सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, मतलब अवेलेबल होती है। जनता तक सूचना पहुंचाने, सरकारी योजनाओं का आचार प्रसार करना और जागरूकता फैलाने में हिंदी मीडिया की प्रमुख भूमिका है। अब कोई भी बात अगर लोगों तक पहुंचानी है,
कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर लोगों तक पहुंचानी है तो वहाँ हिंदी का यूज़ किया जाता है। इवन आप अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखोगे तो वो जनरली इंग्लिश में होता है, बट हिंदी भी उसमें होती है। सामाजिक जागरूकता और शैक्षिक प्रभार में योगदान। हिंदी भाषा में प्रसारित समाचार, शिक्षा कार्यक्रम, जन सामान्य के लिए बनाए गए प्रोग्राम अधिक प्रभावशाली होते हैं क्योंकि आम जनता की भाषा में होते हैं। अब हिंदी ऑलरेडी इतने लोग पढ़ते समझते हैं, तो इसीलिए अगर कोई भी हम प्रसार कर रहे हैं समाचार वगैरह या कोई शिक्षा कार्यक्रम निकाल रहे हैं तो वो हिंदी भाषा में ही होते हैं ताकि ज़्यादातर लोग समझ सकें। देन लोकप्रिय सांस्कृतिक और मनोरंजन में हिंदी का प्रभाव। हिंदी फिल्में, रेडियो नाटक, गीत संचार के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाते हैं। मनोरंजन के जरिए भी जनसंचार हिंदी के प्रसार को मजबूत करता है और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। तो ये समझ आ ही गया होगा, सिंपल लैंग्वेज थी इसमें। देन डिजिटल मीडिया और इंटरनेट पर हिंदी का विस्तार। आज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशन में भी हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के जनसंचार अधिक सुलभ हो रहे हैं। अब हिंदी का यूज़ जो है इंटरनेट पे, अगर तुम कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहो तो ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश में आएगी, अगर तुम हिंदी में सर्च करोगे तो हिंदी में आ जाएगी। तो हिंदी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया वगैरह पे भी। तो इसलिए जो कोई भी बात है वो ग्रामीण मतलब गाँव के लोगों तक एज वेल एज शहर के लोगों तक, दोनों तक पहुँच पाता है सुलभ मतलब ईजी तरीके से। देन चुनौतियाँ और सीमाएं। भारत की भाषाएं विविधता के कारण सभी क्षेत्रों में हिंदी का समान प्रसार चुनौतीपूर्ण है। क्षेत्रीय भाषा के प्रति प्रेम और स्थानीय सांस्कृतिक पहुंचाना भी हिंदी के प्रसार पर प्रभाव डालता है। फिर भी हिंदी जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। यहाँ ये कहा गया है कि क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हर जगह हिंदी का यूज़ नहीं हो सकता, ना ही हिंदी का प्रसार हो सकता है। मतलब हिंदी को ऐसे हम नहीं कर सकते। अभी तो आपने देखा होगा साउथ में बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें भी चल रही हैं हिंदी को लेके। तो इसी वजह से हिंदी एक लिमिटेशन, इसका ये जो चीज़ है कि इतनी सारी भाषाएं हैं, हर जगह हम हिंदी का यूज़ नहीं कर सकते, वो एज अ लिमिटेशन हिंदी भाषा पे आ रखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप रचनात्मक लेखन कर रहे हो? तो पहला है स्पष्टता। स्पष्टता मतलब क्लैरिटी। आपका जो उद्देश्य है, आप जो मैसेज पहुंचाना चाहते हो वो सरल, सिंपल और साफ होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। जटिल और लंबे वाक्यों से बचे। जटिल मतलब हार्ड सेंटेंस से बचे। देन संक्षिप्तता। संक्षिप्तता क्या होता है कि छोटा में लिखना, कोई बड़ी सी बात नहीं लिखनी, आपने सारे मतलब कम वर्डों का यूज़ करके पूरी बात बता दी। जनसंचार के समय और ध्यान सीमित होता है, इसलिए अपने विचारों को संक्षेप मतलब छोटा करके प्रस्तुत करें। मुख्य बिंदु को प्राथमिकता दे। देन रुचिकर एंड आकर्षक भाषा। इंगेजिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। भाषा ऐसी हो जो पाठक और दर्शक को जोड़ सके, जिससे कि कहानियाँ, उदाहरण और भावपूर्ण शब्द यूज़ करे। हंसी मजाक, प्रेरणादायक बातें और सवाल जवाब से पाठक की रुचि बनाए। देन फोर्थ पॉइंट है सामयिकता एंड प्रासंगिकता, मतलब रिलीवेंस कितना है। विषय वर्तमान समय या पाठक की रुचि से संबंधित होना चाहिए। मतलब आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो ना चीज़ें, वो जो भी पढ़ने वाला है उससे रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक लिखा है जो मेरी समझ के बाहर है, अब मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों ही पढ़ूंगी। सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखें। फिर सही भाषा और व्याकरण, आपको ग्रामर सही रखनी है। गलत व्याकरण या अशुद्ध शब्द संदेश की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब अगर आप गलत ग्रामर यूज़ करोगे या शब्द आपके गलत होंगे तो उससे लोग आप पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। विश्वसनीयता मतलब आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। देन लक्ष्य दर्शक को समझना, नो योर ऑडियंस। सबसे पहले जब आप भी कुछ भी लिख रहे हो या कुछ भी रचनात्मक लिख रहे हो तो ये देख लो कि आप किसके लिए लिख रहे हो, ठीक है। और जिस ऑडियंस, आपके जो टारगेट ऑडियंस है ना, उनके रिगार्डिंग आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। जनसंचार के लिए लेखन करते समय यह जानना ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य दर्शक कौन है, बच्चा, युवा, ग्रामीण या शहरी। भाषा शैली और विषय प्रस्तुत उसी अनुसार रखें। देन सकारात्मक और प्रेरणादायक टोन, आपको पॉजिटिव और मोटिवेशनल टोन रखनी है अपनी संदेश में। सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी को हो ताकि लोग प्रेरित हों और सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से कदम बढ़ाएं। आलोचनात्मक और नकारात्मक भाषा से बचें। नकारात्मक मतलब नेगेटिव, आलोचनिक मतलब क्रिटिसाइज करने वाली। साक्ष्य एवं अर्थ,
फैक्ट एंड एविडेंस, आप अपने जो भी विचार रख रहे हो ना, वो किसी आंकड़े उनमें शामिल होने चाहिए, मतलब कोई फैक्ट के बेसिस पे ही आप चीज़ें लिखो, हवा में कोई चीज़ मत लिखना। देन ऑर्गेनाइज्ड, 9 पॉइंट है सुनियोजित संचार, ठीक है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मतलब जो परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष स्पष्ट रूप से व्यस्त होना चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से होना चाहिए। देन मल्टीमीडिया के साथ संभावने, मतलब कोऑर्डिनेशन विद मल्टीमीडिया, यदि लेखन रेडियो, टीवी और डिजिटल माध्यम के लिए है तो ऑडियो वीडियो के साथ मेल खाता हो, मतलब अगर आप जो है कोई भी ऐसा लिख रहे हो कोई भी चीज़ें जो कि आप रेडियो पे देने वाले हो या टीवी या डिजिटल मीडिया में देने वाले हो, तो आपकी जो ऑडियो और वीडियो है वो दोनों एक दूसरे से मैच होती होनी चाहिए, ताकि जो संवाद और आपका जो उद्देश्य है वो प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंच सके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपकी सेकेंड यूनिट से होते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें लिखा है हाल में की गई धार्मिक यात्रा का वृत्तांत कीजिए, मतलब आप कहीं पे धार्मिक आपने कोई भी विजिट किया हो, जैसे वृंदावन जाते हैं लोग या कहीं और जाते हैं, ठीक है, केदारनाथ वगैरह, अगर आप ऐसी कोई रिलीजियस प्लेस पे गए हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो बहुत सिंपल है, आपने यात्रा की है, आपको हिंदी आती है, आप आराम से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सैम्पल के लिए लगाया, जैसे धार्मिक यात्रा का वृत्तांत वृंदावन यात्रा, तो मैंने वृंदावन यात्रा का लगा दिया है, आप इसे रोक के पढ़ सकते हैं अगर आपने कोई और नहीं की है और आप देखना चाहते हैं कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग हेडिंग्स में लिखा, जैसे मंदिर के दर्शन किए थे, भक्त और अनुभव क्या रहा मेरा, समापन, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखा। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपका जो है प्रैक्टिकल से ही है, कि प्रिंट मीडिया के लिए किसी गीतकार का साक्षात्कार लिखिए, साक्षात्कार लीजिए। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, मतलब आप प्रिंट में मतलब आपको न्यूज़पेपर वगैरह में छपवाना है, और किसी गीतकार मतलब किसी सिंगर का आप इंटरव्यू ले रहे हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि साक्षात्कार कहता है कि प्रसिद्ध गीतकार राहुल देव से, संपादक राहुल जी, हमने आपकी गीतकार बनने की सफ़र के बारे में बताइए, ठीक है। फिर राहुल देव जी बताते हैं कि धन्यवाद, मेरा संगीत और शब्दों से बचपन से लगाव था, कविता लिखना मेरा शौक था जो धीरे धीरे गीत लिखने में बदल गया। मैंने अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया और धीरे धीरे यह पेशा बन गया। अब ऐसे ही करके ये पूरा संवाद मैंने लिखा है, आप इसे रोक के पढ़ सकते हैं और आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रैक्टिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बनाना है, ये प्रिंट मीडिया के लिए भी आ सकता है। प्रिंट मीडिया के लिए जब आपको बनाना होगा तो पूरा, जैसे आपने 11th नहीं 10th, हाँ 10th में जब आपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाने को आता है हिंदी में, ठीक है, आप लोगों ने बनाया भी होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, आपको वो बनाना है। बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखना थोड़ा अलग होता है। देखो उपादित मतलब किस चीज़ के लिए बनाना है, तो स्वच्छ जल प्योरीफायर, विज्ञापन विज्ञापन कितने टाइम के लिए दिखाया जाएगा, 30 सेकेंड्स के लिए ये दिखाया जाएगा। अब बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा, बैकग्राउंड का म्यूजिक कैसा होगा वो भी आपको डिटेल में लिख के आना है। देन नरेटर उत्साही आवाज में कहेगा, क्या आपके घर का पानी है साफ और शुद्ध, नहीं तो लाइए स्वच्छ जल प्योरीफायर जो हर बूंद पानी को बनाए खास, ऐसे करके। फिर इस उस टाइम पे स्क्रीन पे क्या चल रहा होगा आपको वो भी डिटेल में बताना होगा। फिर नरेटर क्या बोलेगा वो बताओ, फिर स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो बताओ। तो ये पूरा मैंने लगा दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको लोगो, टैगलाइन स्क्रीन पर होनी चाहिए, टैगलाइन क्या होनी चाहिए वो सब भी आपको बताना है। तो प्रिंट मीडिया के लिए ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको कोई और डाउट है इस चीज़ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों का भी भला करो, उन्हें भी वीडियो शेयर करो। थैंक यू।